अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, समझना है, तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, पहले ये देखो। जैसे मान लो एक लाइट है, कोई भी एक बल्ब है ना। मान लेते हैं कि चलो मैं प्रमित तुमको यहाँ से इस रूम से बाहर निकाल देता हूँ, है ना, तुम बाहर चले गए और ये लाइट बल्ब मैंने जलाया। अब ये बताओ, इससे लाइट अगर मैं जला देता हूँ तो ये लाइट इससे रोशनी निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। मतलब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि तुम ऑब्वियसली बात है कि अच्छा, और भी चीज़ हम समझ सकते हैं कि मान लो इस रूम में तुम अगर हो भी, तब भी तुम इंफ्रारेज को नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा आइज सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इंफ्रारेज नहीं है, इंफ्रारेज यहाँ पे है ना। ऐसा नहीं कि अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज है, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा आइज जो है सेंसिटिव नहीं है। उसी तरीके से जब हम एक चार्ज को कहीं भी लेके आते हैं तो इससे इमेजिनरी लाइंस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। एक्चुअली इमेजिनरी तो हम बोलते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी फील्ड लाइंस निकलते हैं उससे। इसी फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। इसी लाइंस की वजह से जो फील्ड आ रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? लिखो, इट इज इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइंस, imaginary lines which gives the electric field strength at a point, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताने वाला या इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने वाला, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब ये कैसे बताता है, कैसे नहीं बताता, ये हम प्रॉपर्टीज से देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी के अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EF लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, and ends at negative charge और इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम समझेंगे इस लाइन को, जो मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका लाइन का मीनिंग समझेंगे, है ना। सेकंड, इसी के अंदर एक सब पॉइंट लिखना, द प्रेफरेंस ऑफ इमर्जिंग, the preference of emerging is from positive charge। प्रेफरेंस ऑफ इमर्जिंग मतलब, प्रेफरेंस मतलब अगर मुझे मौका मिलता है, कहां से इमर्ज करूंगा मैं? पॉजिटिव चार्ज से। और प्रेफरेंस ऑफ एंडिंग इज ऑन नेगेटिव चार्ज, प्रेफरेंस ऑफ एंडिंग इज ऑन नेगेटिव चार्ज। अब इसको अच्छे से समझते हैं, क्या मैंने बोला इसको समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ एंडिंग इज नेगेटिव चार्ज मतलब, देखो, अब अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, स्पेस में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? स्टार्ट कहां से करेगा? पॉजिटिव चार्ज से। अब कुछ है तो नहीं, तो डायरेक्टली इन्फिनिटी पे जाके एंड करेगा, डायरेक्टली इन्फिनिटी पे जाके एंड करेगा, इन्फिनिटी पे जाके एंड करेगा, इन्फिनिटी पे जाके एंड करेगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। अब सर मान लेता है ऐसा है कि ये पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, ये सिर्फ नेगेटिव। अब क्या होगा सर? अब प्रेफरेंस क्या है स्टार्टिंग का? या तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो कहां से? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आएगा और एंड कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पर। यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है ना, ऐसा ही शो करता है ये, ठीक है। अगर इसके पास ऑप्शन हो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, तो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होगा, जो कि अभी हम आगे का एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। इसको लिखो। अब यहीं पे अब मान लेते हैं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज भी है
और एक नेगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ से अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर ये नहीं होता तब तो ये कहाँ जाता, इन्फिनिटी पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया है ना, हमको समझना पड़ेगा कि इसके फील्ड को ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका फील्ड जो है कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव फील्ड, उसको अवे पुश करता था चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो इसलिए करता था क्योंकि एक्चुअली ये फील्ड को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये फील्ड जाने वाला कहाँ था, इन्फिनिटी पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ये इसके तरफ मुड़ के इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ से जो निकला ये भी चला जाएगा, यहाँ से निकला सर ये भी चला जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे कुछ निकलेंगे इधर से भी, लेकिन इनका भी टेंडेंसी इधर ही जाने का होगा, और ये कहीं यहाँ पे आके मीट कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रहा है। कब, जब इसके पास दोनों ऑप्शन है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो कहाँ जाके एंड करता, फिर इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जेईई और नीट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इवन बोर्ड्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसके बेसिस पे पूछा गया है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या, उस पर भी हम जाएंगे, है ना। कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा तब भी देखेंगे अभी। लेकिन एक कॉमन सा चीज़ पूछता हूँ मैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पढ़ा था, है ना, तो हम लोग को एक चीज़ ये भी पता चला था, है ना, कि अगर खुद से सोचो, एक लाइट बल्ब है, अगर ये अच्छा ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ रेज निकल रहे होंगे। और अगर एक वीक लाइट है 5 वाट का, वो वीक क्यों होता है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ रेज कम निकल रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा लाइट बल्ब है, इसका मतलब उसका जो रेज निकल रहे होंगे वो भी ज़्यादा निकल रहे होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ एक चार्ज बड़ा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकल रहे होंगे। और अगर एक चार्ज छोटा है तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या होंगे, कम निकल रहे होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना। अब अगर मैं उसी चीज़ को यूज़ करूँ कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे रोशनी निकल गया तो कहीं तो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गया तो कहीं तो जाएगा। अब मान लो मेरे पास एक चार्ज है 2q और एक चार्ज है -q। अब इतना कॉमन सेंस हम जरूर बोल सकते हैं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। मान लेते हैं इससे निकला है 6, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हम बोल सकते हैं कि इससे कितना निकलेगा, 3। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे अब या 8 मान लेते हैं, इससे 8, इससे 4। तो मान लेते हैं इससे एक निकला, ये यहाँ चला गया, फिर एक और निकला, ये इसको इसने खींच लिया, यहाँ चला गया, एक और निकला, ये खींच लिया, यहाँ चला गया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं और एक चौथा मैंने जो बोला वो भी यहाँ चला गया कहीं पे। ठीक है, इसके वजह से कहीं चला गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 4 तो इसने खींच लिए, अगर बाकी जो यहाँ से 4 निकलेंगे, 1 2 3 4, अगर वो भी इसमें चले जाते तो इसका मतलब इसका भी स्ट्रेंथ 2q के बराबर हो जाता है। भाई अगर कोई चीज़ कोई फेंक रहा है और कोई उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सिमिलर टाइप का है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ चले जाएंगे, लेकिन और इसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है। ये बाकी 4 कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एक प्रोपोर्शनल चार्ज नहीं है, इक्वल चार्ज नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उसमें जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऑप्शन देखो 2 ही था, या तो नेगेटिव चार्ज पे एंड करेगा या फिर इन्फिनिटी पे एंड करेगा। तो बाकी कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारा इस पे नीट में जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, हम देखेंगे बाद में, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा स्ट्रेंथ अलग अलग हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नहीं होगा। ठीक है, लिख लो इसको। तो अब देखो एग्जैक्टली कितना जाएगा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हम सॉलिड एंगल के साथ में देंगे, है ना। लेकिन अभी बस इतना समझना कि एक प्रोपोर्शनलिटी अगर 4 है तो 2 गया तो 2 इन्फिनिटी पे चला गया। अगर मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज हुए तब क्या होगा भाई। अब देखो पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगे। अब ये जाना तो चाहता था इधर की तरफ, इसका भी फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाना तो चाहता है, लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे,
कुछ इधर भी, तो ये रिपेलिंग का मतलब हो गया कि चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। सॉरी, ये सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बेसिकली चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस टाइप का दिख जाएगा, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे देखो जनरेट कहाँ से हो रहा है, अगेन पॉजिटिव चार्ज से, और जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरीके से अगर सर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, बिल्कुल सेम रिपेलिंग तो होता, लेकिन इस बार थोड़ा सा, बिल्कुल यहाँ पे मैंने टेंडेंसी क्या बताया भाई, कहाँ से है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से आएगा, ये भी इन्फिनिटी से आएगा, ये सीधा आने का था, लेकिन वही रिपेलिंग की वजह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। यहाँ पे देखो जनरेट कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे, और एंड कहाँ पे कर रहा है हमारा, नेगेटिव चार्ज पे। तो नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड gives the direction of the electric field. Tangent at any point on the electric field gives the direction of the electric field. अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगेन हम समझेंगे। देखो ये मान लो एक रास्ता है, मान लो रौनक तुमको इस रास्ते पे चलना है, अब कैसे जाओगे, जब यहाँ चलोगे तो ऐसे जाओगे, इधर रहोगे तो ऐसे जाओगे, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए जाना है, ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, मुड़ोगे, ऐसा तो नहीं कि स्विंग करते हुए निकल जाओगे, जैसे हवा बॉल जो है स्विंग करते हुए निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि तुम्हारा बॉडी का एक साइड हो गया और ऐसे करके, ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ चलो, तो अब थोड़ा सा अगर हम एक बेसिक चीज़ समझे कि देखो भाई किसी को भी अगर जाना है तो ऐसे ही तो जाएगा, हाँ सर ऐसे ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम जब इधर जा रहे हो तो तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, यहाँ जा रहा हो तो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होता है ना, यही तो लिखवाया कि अगर मान लो एक पॉइंट पे यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे, हमेशा टेंजेंट की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वही तो बता रहा है, यहाँ पे कैसे होगा सर, ऐसे। तो एक्चुअली टेंजेंट के अलाउंग हमेशा डायरेक्शन होता है, तो जिधर तुम जा रहे हो, सिमिलर नेचर में सब कुछ सेम है, चाहे फिजिक्स हो चाहे इंसान हो, तो जिधर हम जा रहे हैं उसी तरफ डायरेक्शन है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, जिधर उसका जाने का नेचर है उधर ही तुम्हारे टेंजेंट पे क्या है, उसका डायरेक्शन है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, है ना। अब हम थोड़ा थर्ड पॉइंट जो है वो है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, जो लोग बोर्ड में देखेंगे ये क्वेश्चन हर 1-2 साल में आता ही आता है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीजन भी लिख लेना है, अभी मैं पहले समझा देता हूँ। देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर मान लो एक बॉल को मैंने छोड़ा, अभी एक बार नीचे चला गया, फिर एक बार ऊपर चला गया, तो इसको लॉ बोलेंगे हम, ये तो मन मर्जी हो गया। लॉ हमने ग्रेविटेशन क्यों बनाया, क्योंकि जब भी बॉल छोड़ो तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर वो कभी नीचे जा रहा कभी ऊपर जा रहा तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ लॉ। उसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे अब इसके पास 2 डायरेक्शन है, कभी ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कभी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो फिर तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के मेन लॉ को ही खत्म कर रहे हो, तो उसको लॉ बनाने का तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो अगर 2 इंटरसेक्ट कर गए तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होंगे, उसको फिर हम जो चेंज करता है अपने आप को, उसको लॉ नहीं बोलते। लॉ वही है जो कांस्टेंट रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज या अदरवाइज दे विल हैव 2 डायरेक्शन एट अ पॉइंट, 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। लिख लो, और यही क्वेश्चन बोर्ड में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर at one point because they will have 2 direction at a point which is not possible, 2 direction of force at a point which is not possible, possible ही नहीं है भाई। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया
गिव्स द, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये क्या मीनिंग है इसको समझ लो। जैसे मान लो, पहले तो कॉमन सेंस देखो, हमेशा ना फिजिक्स में कॉमन सेंस लगाना है। तुम एक चीज पहले ये बताओ कि अगर एक सिंपल लाइट है ना, मैं इसको बोलता हूँ कि देखो ये जो लाइट है ये ज़्यादा चमकीला है। क्यों चमकीला है? जब इसके पास हाथ लेके जाते हैं तो हाथ ज़्यादा चमकता है, इसलिए तो बोलते चमकीला। मतलब क्यों? उसका नंबर ऑफ रेज जो गिर रहा है इस छोटे से हाथ के पोर्शन में, वो क्या है? ज़्यादा है। जब हम बोलते हैं कि लाइट इतना ज़्यादा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ रेज जो है जो गिर रहा है हमारे हाथों में वो कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे ही है जैसे ये इंटेंसिटी है। तो यहाँ भी अगर मान लो एक एरिया है, इससे मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गए, और एक सिमिलर लाइन मान लो हमारे पास एक एरिया है और यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से ई ए, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से ई बी। तो कॉमन सेंस हमें बताना है कि ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी, ई ए ई बी से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एरिया में, छोटे से एरिया में 4 निकल रहे हैं, यहाँ पे सेम एरिया में 2 निकल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है? कम है। अब एरिया छोटा करके मत देख लेना, फिर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आधा करोगे फिर 2 है तो फिर बराबर ही हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, एरिया अगर हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी बराबर। तो देखो जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमने कर लिया, है ना। ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स के बेसिस पे कुछ है, कुछ जेई और नीट के बेसिस पे है, वो हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर जेई और नीट में भी, वो भी डिस्कस करेंगे। जहाँ बोर्ड का इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बता दूंगा कहाँ पे बोर्ड का इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं बोर्ड्स में, है ना, इस टाइप, इस थ्योरी से। अब देखो इसके बाद जो फ्लक्स और एरिया वेक्टर है ना, वो करने के बाद जो किया हुआ है उसके बाद हम गॉस लॉ पे जाएंगे, और इन सब का यूज हम करेंगे गॉस लॉ में। और गॉस लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। मतलब चैप्टर मतलब इसको चैप्टर भी बोल सकते हो, बुक्स में चैप्टर भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं गॉस लॉ से ही आते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, चाहे बोर्ड हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गॉस लॉ से आता है, रिलेटेड होता है गॉस लॉ कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके।